So let's start with our today's topic, and our today's topic is इंफ्रास्ट्रक्चरल कंडीशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। हमने आज तक पढ़ा था सब कुछ कि इंडिया के फीचर्स क्या थे कॉलोनियल रूल के समय में, और इंडिया की कंडीशन क्या थी कॉलोनियल रूल के समय में, क्या इंडिया की एग्रीकल्चर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक, ऑक्यूपेशनल, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या था। आज हम लोग पढ़ेंगे टू द वेरी लास्ट टॉपिक, सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। इसके बाद एक या दो ही टॉपिक रह जाते हैं, एक तो पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिशर्स और एक आधे कोई और टॉपिक होगा जो हमारा चैप्टर का रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट टुडे वी हैड कम अक्रॉस 75% ऑफ चैप्टर। इससे पहले मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। तो आज हम करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या थी कंडीशन इंडिया की कॉलोनियल रूल में। चलो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। उससे पहले ये हमें पता होना चाहिए, कंडीशन तो हम बाद में देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चरल कंडीशन में इंफ्रास्ट्रक्चर में आता क्या है। आप बताओ व्हाट इज इंक्लूडेड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एनी कंट्री। वेरी गुड। इंफ्रास्ट्रक्चर ही एक ऐसा आपका तरीका होता है जिससे आपकी कंपनी की इकोनॉमिक पोजीशन को मेजर किया जाता है, आपकी कंपनी की ग्रोथ स्टेटस को मेजर किया जाता है। बात करें बेसिकली तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ही हमारा सभी कुछ आता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हमारा आता है हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर, रोडवेज, रेलवेज, पोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट, टेलीग्राफ, पोस्टल सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, सब कुछ आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमारी कंट्री की ग्रोथ का एज अ पैराडॉक्स होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराडॉक्स? क्या मतलब होता है पैराडॉक्स का, एक बार रिपीट करिए। वेरी गुड। मेजरमेंट मतलब किसी चीज का मेजर करना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम कहें हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का पैराडॉक्स होता है, तो पैराडॉक्स मतलब होता है बाय द हेल्प ऑफ ऑल सर्टेन आइटम्स वी कैन एबल टू मेजर द ग्रोथ स्टेटस of our country, a developmental status of our country, and we can classify our country as the developed country, developing country, as well as underdeveloped country। तो इन्हीं चीजों देखो कैसे नोटिस करा जाता है। आप ये मानो इटली की, अमेरिका की हेल्थ सेक्टर काफी इम्प्रूव्ड है, काफी अच्छा है, वहाँ पे एजुकेशन सेक्टर काफी इम्प्रूव्ड है, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियली वो स्ट्रांग है। ये सारी चीजें कैसे पता चलती है हमें? इन्हीं चीजों से पता चलती है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे वो ज्यादा फैसिलिटीज है, ज्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट्स है, ज्यादा टेक्नोलॉजीज है, जो हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो कहने का अगर मतलब ये है कि ग्रोथ स्टेटस इंफ्रास्ट्रक्चर से ही पता चलती है, तब भी और अब भी। ठीक है, इतनी बात समझ आई? चलो बाबू बच्चों, अब हम देखते हैं अपना आ जाओ कंडीशंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। हमारी कॉलोनियल रूल में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कैसा था? चलो हम अपनी प्रथा को जारी रखते हैं। कैसा था हमारा कॉलोनियल सेक्टर के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर? वेरी बैड। हमें एक लाइन तो अपने हमेशा लेक्चर हमारे स्टार्ट ही नहीं होता जब तक हम ये ना करें। बहुत बहुत बेकार था, वेरी बैड था हमारे कॉलोनियल सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर। आप यही मेजर कर सकते हो, अभी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अब तो ब्रिटिशर्स को चाहे हुए भी सदियां, एक अरसा हो गया, इतना टाइम बीत गया, तो भी अभी भी स्टिल आवर कंट्री इज लैकिंग बिहाइंड द अदर डेवलप्ड कंट्री इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बट उस वक्त तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, है ना? उस वक्त तो जितनी अब कंडीशन है उससे 10 गुना ज्यादा बेकार कंडीशन पहले की थी। ठीक है, अपने हम अपने पॉइंट्स वाइज मतलब नोट्स वाइज देखते हैं। इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, बट द कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल व्हेन इवन इंडिया वाज नॉट अ फ्री नेशन, इट वाज वेरी बैड। आज के जमाने में भी इंडिया की डेमोक्रेटिक
होने के बावजूद, ब्रिटिशर्स के जाने के बावजूद, सब कुछ अपने हाथ में होने के बावजूद इंडिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो अगर हम पास्ट की बात करें, पुराने जमाने की बात करें, तो उस वक्त तो इंडिया का इकोनॉमिक सेक्टर बहुत बेकार था, जब हमारी कंट्री इवन फ्री भी नहीं थी, या जब हमारी नेशन इवन फ्री नेशन भी नहीं था। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है हमारा, देयर वाज नो मनी और रिवेन्यू विच कुड बी स्पेंड ऑन इम्प्रूविंग द फैसिलिटीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इकोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट और पते की बात है। हम हमेशा ये चीज कहते हैं कि हमारी कंट्री में ये नहीं था, ये नहीं है, ये नहीं होगा। मुझे एक बात बताओ, ये जो कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज बनी है, एग्जाम्पल अमेरिका, इटली, फ्रांस वगैरह वगैरह, तो इनके लिए या किसी भी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, क्या चाहिए होता है? राइट। किसी चीज के लिए, हर चीज के लिए, चाहे आपका डेवलपमेंट करना हो, चाहे आपको ग्रोथ स्टेटस में देखना हो, चाहे आपको इम्प्रूवमेंट करना हो, चाहे आपको किसी चीज को बढ़ाना हो, बढ़ावा देना हो, हर चीज का जो बेसिक मकसद होता है या बेसिक एलिमेंट होता है वो होता है हमारा मनी। और मनी हम कॉमर्स वाले क्या कहते हैं मनी को, हमारी कॉमर्स के टर्म में? राइट, कॉमर्स वाले मनी को रेवेन्यू कहते हैं। हमें मनी से मतलब नहीं है। तो उस टाइम पे इतना रेवेन्यू ही नहीं था कि कोई अपनी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा सके और अपने कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सके और अपनी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके, क्योंकि जो पैसा होता था, जो पहली बात तो इतनी एडुकेशन ही नहीं थी कि कोई पर्सन ज्यादा अच्छे अच्छे सेक्टर्स में जाके अर्न कर सके। जो था वो एग्रीकल्चर वगैरह से या थोड़े बहुत मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से जो थोड़ा बहुत अर्न किया भी करते थे, उसका भी मैक्सिमम प्रपोर्शन ब्रिटिशर्स ले जाते थे। जो बच्चा कुछ थोड़ा बहुत इंडियन पीपल के पास होता था, वो इंडियंस की बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में लग जाता था, जैसे कि फूड, क्लोथ और शेल्टर, या और भी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में लग जाता था। इतना पैसा बचता ही नहीं था कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर यानी रोडवेज, रेलवेज, पोस्टल वेज, टेलीग्राम्स, कम्युनिकेशन सेक्टर या हमारी हेल्थ या एजुकेशन सेक्टर पे लगाया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का मूल मंत्र होता है पैसा। जिसके पास पैसा है वो चीज को डेवलप कर सकता है, और जिस कंट्री के पास पैसा नहीं है वो अपनी किसी भी चीज को डेवलप नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट समझ आ गया? नेक्स्ट देखते हैं, गुड रोडवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज वर एब्सेंस ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल एंड एयरवेज वर आउट ऑफ रेंज फॉर इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। ध्यान से देखो, अच्छी रोडवेज, रेलवेज और वाटरवेज, ऑल्दो रेलवेज को इंट्रोड्यूस तो ब्रिटिशर्स ने ही किया था, ऑल्दो रेल मतलब भले ही हमारी हमारी कंट्री में उस वक्त एयरवेज, सॉरी, वाटरवेज, रेलवेज और रोडवेज की कोई फैसिलिटीज नहीं थी, एंड दे वर नॉट सब्जेक्टेड टू द जनरल पब्लिक। वो जनरल पब्लिक के लिए इतनी अवेलेबल नहीं थी। जो भी थी ब्रिटिशर्स अपने अकॉर्डिंग उन्हें यूज करते थे, फॉर द सेक ऑफ देयर बेनिफिट वो यूज करते थे। दे वर नॉट देयर एज फ्री फॉर द पीपल, फॉर द यूसेज ऑफ अवर पीपल। इंडियन पीपल के लिए फ्रीली उनको यूज करने के लिए नहीं दिया जाता था। और इस बात पे आप मुझे कमेंट करके बताओ, एयरवेज वर आउट ऑफ रेंज फॉर इंडियन पीपल ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया 3 मार्क्स का, कमेंट बताओ क्या कमेंट करोगे आप लोग? बोलो, क्या कमेंट करोगे? वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखो, अगर आप ये हम अब इस लाइन को एनालाइज करें तो इस लाइन का मतलब है कि एयरवेज वर आउट ऑफ रेंज फॉर इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड का मतलब है कि देखो, वाटरवेज और रोडवेज तो बहुत दूर की बात है,
वाटरवेज और रोडवेज तो हमारी, मतलब वाटरवेज और रोडवेज तो हमारी, और रेलवेज तो फिर थोड़ा बहुत 5-10% यूसेज में था। बट एयरवेज आउट ऑफ रेंज था इंडिया के लिए कॉलोनियल पीरियड में, क्योंकि द रीजन बिहाइंड दिस वाज दैट, इसका रीजन ये था क्योंकि उस टाइम पे, एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता था वो होता था अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करना। एंड ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर इतना भी स्ट्रांग नहीं था कि वो अच्छे अमाउंट में रोडवेज और रेलवेज और वाटरवेज को प्रोवाइड कर पाए। तो एयरवेज के लिए तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए। आज भी अगर आप देखो तो जैसे अगर कभी वेदर वगैरह खराब हो जाता है या मौसम खराब हो जाता है एयरवेज में, तो हमने अपनी क्लास 10th में लास्ट टू लास्ट ईयर ये पढ़ा होगा, एक चैप्टर था द ब्लैक एरोप्लेन, पढ़ा था। तो उस ब्लैक एरोप्लेन में यही था ना, उस चैप्टर में, कि एक जो पायलट था वो बहुत ही ज्यादा खराब हो, मतलब वेदर खराब हो जाता है और उसे अपने घर जाना था। और क्या होता है वहां पे रास्ते में उसके एक ब्लैक एरोप्लेन होता है, वो उसे डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, इतने स्टॉर्म में, इतने आंधी तूफान में वो उसे रास्ता प्रोवाइड करता है, रास्ता बताता है, और अल्टीमेटली वो उसे अब उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है। और जब फाइनल आके उसे पता चलता है कि कोई ब्लैक एरोप्लेन था ही नहीं, वो उसकी एक इमेजिनेशन थी, याद है ना। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि, कहने का मेरा मतलब ये है कि एयरवेज में तो आज भी इतनी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन चाहिए होती है, इतनी टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड होती है, और इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद भी आपने देखा होगा जो मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं ना, वो मैक्सिमम एक्सीडेंट्स या हाईजैक्ट कह लो प्लेन, या प्लेन क्रैश कह लो, वो सारे एरोप्लेन्स और एयरवेज के ही होते हैं। वाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? We are not much developed in airways, right? And apart from this, we can also say that airways required a high level of technological upgradation, and that much of technology is still not available in our country. Got my point? Next point, good. Similar was the condition of electricity generation, health, and education, communication sector. Their condition was also very bad. जैसे कि हमारी लाइन की स्टार्टिंग ही होती है हमारे लेक्चर के, हर चीज पे हम कहते हैं कि इट वॉज वेरी बैड, इट वॉज वेरी बैड। तो सिमिलरली हमारी यही कंडीशन थी, हेल्थ सेक्टर की, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की और एजुकेशन सेक्टर की। इनकी भी कंडीशन, इनकी भी हालत उतनी ही खराब थी जितनी अदर सेक्टर्स की थी। दैट वाज योर फोर्थ पॉइंट। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, फिफ्थ पॉइंट। हाउएवर, हाउएवर का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाउएवर? फिर भी, यद्यपि, हिंदी का अगर टेक्निकल वर्ड ले तो यद्यपि, या फिर भी, some efforts have been made to develop basic infrastructure like road, railways, port, water transport, post and telegraph by the Britishers. ध्यान से इतनी लाइन देखना, कुछ एफर्ट्स ऐसे करे गए थे जो ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में अपना मनी लगाया था। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सब आ जाता है, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, पोर्ट वगैरह वगैरह वगैरह, टेलीग्राफ वगैरह। इन्होंने थोड़ा पैसा लगाया था, और ये तो बात फैक्ट ही है कि रेलवेज को तो फुली ही डेवलप्ड या फुली ही इंट्रोड्यूस्ड हमारे ब्रिटिशर्स ने, हमारे नहीं मतलब ब्रिटिशर्स ने किया था। इतनी बात समझ आ गई यहाँ तक? अब आगे देखो बच्चों, कि इन्होंने जो भले डेवलपमेंट किया था, उस डेवलपमेंट इन्होंने इतने अच्छे नहीं थे कि हमारे इंडिया के लिए किया था, ये इतने अच्छे नहीं थे कि वो हमारे इंडिया के लिए वरी रहते थे, ये इतने अच्छे नहीं थे वो इंडिया की इकोनॉमी को अपलिफ्ट करना चाहते थे। क्यों किया था उन्होंने वो डेवलपमेंट जो थोड़ा बहुत भी किया था? वाई दे डिड सच मच ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो? Very good. They had their selfish motive behind that.
They had not done any development by keeping in view the selfless motive. They had a selfish motive behind that. And what was that selfish motive? Can you please tell me what was that selfish motive? To earn revenue and to make the economy of Britain more stronger, more wealthier, to make Britain more wealthier as compared to our country, to take the revenue of our country and invest it in the most profitable way which was there, which was situated in the Britain. ठीक है? The British rulers, but the revenue generated by them was not beneficial for Indian economy. जो पैसा जनरेट होता भी था वो पैसा भी हमारे इंडियंस के काम नहीं आता था. इंडियंस के काम ना आने की बजाय वो पैसा काम आता था ब्रिटिशर्स के लिए या ब्रिटेन की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ब्रिटेन की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, ब्रिटेन की इकोनॉमी की ग्रोथ करने के लिए वो पैसा काम आता था. हमारी इंडिया के काम नहीं आता था. जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट. The reason behind this was not to improve, develop India's infrastructure sector, but to fulfill the colonial interest for the same. वही बात है मैंने आपको बता दी. उनके इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को डेवलप करने के पीछे उनका अपना सेल्फिश मोटिव था. उनका मोटिव ये नहीं था कि हम अपनी कंट्री को डेवलप कर ले. उनका मोटिव था हम किसी तरह ब्रिटेन की इकोनॉमी को डेवलप कर ले. इतनी बात यहाँ तक भी तो समझ आ ही गया होगा. खैर मैंने पहले आपको बता दिया था. चलो मैं आज आपको ना एक जर्नल बात बताती हूँ, जर्नल स्क्रैनियो बताती हूँ या जर्नल पॉइंट बताती हूँ, मतलब टॉपिक से हटके है. आप मुझे एक बात बताओ, एक कंट्री में मनी को छापने की अथॉरिटी किसके पास होती है? हु प्रिंट द मनी फॉर द नेशन? वेरी गुड. सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री. जैसे इंडिया का आरबीआई हो गया और अमेरिका का फेडरल बैंक हो गया, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. हर कंट्री के अपने सेंट्रल बैंक होते हैं. मुझे एक बात बताओ, मैं मेरी कंट्री, मेरे पास पैसा छापने की ताकत, पैसा होता क्या? कागज का ही तो नोट होता है. एक मैं रेक्टेंगुलर सा कागज काटू, उसमें मैं 500 छाप दूं, उसमें मैं उतने छाप दूं. मतलब मैं नहीं, मतलब आरबीआई वो कितने भी छाप सकती है. एक इंडिया के पास सुप्रीम पावर होती है. मुझे ये बताओ, क्या जो इंडिया होती है, मुझे एक बात बताओ, जैसे इंडिया को अगर 2 करोड़ रुपए छापने हैं तो क्या उसे किसी और की परमिशन लेनी पड़ेगी? किसी और कंट्री की, जैसे हम कह दें अमेरिका की, फ्रांस की, ब्रिटेन की, किसी भी XYZ कंट्री की उसे परमिशन लेनी पड़ेगी पैसे छापने के लिए? बताओ. अपनी, मैं अपनी मर्जी की खुद मालिक हूँ. मैं यहाँ पे मैं अपनी बात नहीं करनी. मतलब मैं आरबीआई हूँ, सपोज करो कि आरबीआई मैं हूँ, तो मैं अपनी मर्जी की खुद मालिक. मेरी मर्जी मैं कितने भी पैसे छापूं, कितनी भी अपनी कंट्री में कितना भी मनी छापू. कुछ ऐसा भी नहीं होता कि मनी के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है. कागज के टुकड़े ही तो होते हैं, कुछ कितने भी छापू. और ऐसा सिर्फ मैं बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडिया नहीं, किसी भी कंट्री की मैं पार्ट हूँ. जैसे मैं अमेरिका में भी अपने पैसे खुद छाप सकते हैं जितने चाहे. डॉलर जो उसकी करेंसी है, जितने चाहे वो अपने छाप सकता है. यूरोप अपने यूरो उतने छाप सकता है जितने उसकी जितना उसका मन करे. मुझे एक बात बताओ आप, जब हर कंट्री अपने अकॉर्डिंगली ही मनी छापती है या अपने अकॉर्डिंगली ही मनी छाप सकती है, अपनी मनी जनरेट कर सकती है, तो फिर वो क्यों नहीं सारी कंट्रियां डेवलप्ड कंट्री होती? क्यों अभी भी कुछ कंट्री अंडर डेवलप्ड कंट्री है या हमारी कंट्री डेवलपिंग है? और क्यों कुछ ही कंट्री डेवलप्ड है? अगर मैं अपने काम की खुद मालिक हूँ तो मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं. तो मैं तो कितना चाहे मर्जी पैसे छाप सकती हूँ, फिर भी एक कंट्री क्यों नहीं डेवलप्ड हो सकती? बताओ. Value of the money and the economy become down. Good. Very much correct but not exactly correct. अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तो चलो ठीक है कि इकोनॉमी की मनी डाउन हो जाएगी, ये बात तो ठीक है. लेकिन मुझे फिर भी एक ऐसा पॉइंट बताओ कि ऐसी क्या सिचुएशन होती है, ऐसा क्या स्क्रेनिंग होता है, या ऐसा क्या चीज को कंसीडर करना चाहिए, कंसीडर करना होता है, या व्हाट इज द बेसिक कंसिडरेशन
ऐसे क्या पॉइंट होता है जिससे हमें ये पता चलता है, या सो दैट कुछ तो ऐसा बैरियर होता होगा जो हमारी प्रिंट मनी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। वरना एक बात बताओ, वो सारी कंट्री एक दूसरी कंट्री के साथ रिलेशंस क्यों बनाती है? वाई? क्योंकि क्यों एक दूसरे की हेल्प करती है मुसीबत के समय? इतनी कंट्री इंडिया इतनी अमेरिका की हेल्प करती है, इन रिटर्न अमेरिका भी हमारी करती है, ऐसे और भी नेबरिंग कंट्री इतनी करती है। क्यों इतने सारे झमेलों में पड़ना ही क्यों? अपनी कंट्री से खुद ही मतलब रखना चाहिए। एक ना इसके इसका स्ट्रॉन्ग रीजन बताओ। नहीं बचा, मनी की तो बात ही नहीं है। अगर मेरे पास इतनी पावर हो कि मैं कितने भी मनी खुद जनरेट कर सकती हूँ, तो मनी की तो बात ही नहीं है। मैं आपको बताती हूँ उसका एग्जैक्ट रीजन क्या है। एक मेरी बात ध्यान से सुनो। एक कंट्री ऐसा नहीं है जो हमें लगता है ना कि वो अनलिमिटेड मनी जनरेट कर सकती है, या मशीन मतलब पैसों की एक मशीन ही तो होती है, वो कितने भी मशीन से पैसे जनरेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। मशीन जो पैसे जनरेट, हर कंट्री, इंडिया नहीं, हर कंट्री जो अपने सेंट्रल बैंक में मनी या करेंसी को जनरेट करती है, वो अकॉर्डिंग टू देयर गोल्ड रिजर्व्स जनरेट कर सकती है, एज पर एज द रेशियो ऑफ देयर गोल्ड रिजर्व्स। अब मुझे आप बताओ गोल्ड रिजर्व्स क्या होता है? व्हाट आर गोल्ड रिजर्व्स? सॉरी, पार्डन प्लीज। नो, गोल्ड रिजर्व होते हैं सोने की खान, सोने की खाने। जैसे कितना गोल्ड आपकी कंट्री के अंदर मौजूद है, कितना गोल्ड रिजर्व्स आपकी फुल कंट्री में मौजूद है, जिस अमाउंट का गोल्ड रिजर्व्स एक कंट्री में होता है, उसी अमाउंट में वो अपने पैसे छाप सकती है। मतलब जैसे इंडिया, आपने सुना होगा अपने मतलब ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह से कि पहले जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सुना है? तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन अब आफ्टर द ब्रिटेन रूल, ब्रिटिशर्स आए और सारा पैसा लेके चले गए, सारा गोल्ड लेके चले गए। तो हर कंट्री ना अपना, और गोल्ड हर जगह होता नहीं है। गोल्ड की जो माइंस होती है, गोल्ड कहीं से तो निकलता होगा ना, माइंस से निकलता है ना। जो गोल्ड माइंस होती है वो हर जगह होती नहीं है। जितनी जगह गोल्ड माइंस होती है, जितना गोल्ड रिजर्व्स एक कंट्री के पास होता है, वो उसी अमाउंट में अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, उसी अमाउंट में वो अपना नोट्स को डेवलप कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो कितने भी इंडिया मित्ता तोला कह सकते हैं, या इन एन अनलिमिटेड अमाउंट वो अपने पैसे जनरेट कर सकते हैं, मनी जनरेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। हर कंट्री अपनी अपनी गोल्ड रिजर्व्स के अकॉर्डिंग ही मनी जनरेट कर सकते हैं कि भाई देखो इस महीने इस साल हमारा इतना गोल्ड रिजर्व्स है, तो 5 लाख रुपए आप इस महीने जनरेट कर सकते हो, मतलब न्यू करेंसी जनरेट कर सकते हो। आपकी गोल्ड रिजर्व्स इतनी है तो आप 10 लाख रुपए, 10 लाख की करेंसी जनरेट कर सकते हो। तो एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, वैसे बेसिकली ये तो एक इंटरव्यू का क्वेश्चन था, पर मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती रहती हूँ, जिससे बात ये होती है कि आपको हर तरह की नॉलेज मिल सके। अकाउंट्स में ऐसा कुछ हो नहीं पाता, अकाउंट्स में ऐसा कुछ जर्नल कंडीशन से हो नहीं पाती, बट इकोनॉमिक्स में ऐसे जर्नल स्क्रैनियोज होता है, तो आपको बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट ऐसी ऐसी बातें याद रखनी चाहिए। मैं आपको कल एक और बताऊंगी ऐसी केस स्टडी, अगर टॉपिक छोटा हुआ तो। टॉपिक बड़ा हो तो कोई कुछ कर नहीं सकता, वही खत्म हो जाए। अगर छोटा टॉपिक हो तो मैं कल आपको एक और बताऊंगी। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन ये पूछे कि क्या रीजन होता है, किस अमाउंट में आपकी कंट्री बैंक रिजर्व्स जनरेट कर सकते हैं, अपना मनी जनरेट कर सकते हैं, तो आप कहोगे कि जितने अमाउंट के गोल्ड रिजर्व्स होता है एक कंट्री, उसी अकॉर्डिंग अपने मनी जनरेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा उससे कम नहीं करती। ठीक है बाबू? अच्छा लगा ये क्वेश्चन? कल भी मैं ऐसे करूंगी, अगर कोई छोटा टॉपिक हुआ तो कल भी मैं बताऊंगी। चलो अब हम अपना कंक्लूजन देख लेते हैं। इससे हमने कंक्लूड ये किया, hence it can be concluded even the bit improvement which was done at the time was not beneficial at all for India and for its Indians। भले ही जो bit improvement मतलब क्या हुआ? What is the meaning of bit improvement? वेरी गुड, वेरी लेस, वेरी लिटिल, लिटिल अमाउंट का जो इम्प्रूवमेंट हुआ था, उससे इंडिया को कोई बेनिफिट नहीं था। इंडिया वाज नॉट एट ऑल बेनिफिट बाय दैट एट ऑल। इंडिया को कोई फायदा नहीं था और इंडियंस को कोई फायदा नहीं था उस डेवलपमेंट से। ठीक है, चलो आज का टॉपिक समझ आया? चलो
अब हम ना कुछ इसके क्वेश्चंस टू डू आपको करने हैं। पहले मैं यहाँ पे आज डिस्कस करती हूँ, फिर आप अपनी नोटबुक में बाद में लिख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन, गिव एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर में कौन कौन सी चीजें आती है, 5 एग्जांपल बताना। वेरी गुड। टेलीग्राफ, टेलीग्राम तो आजकल का एक न्यू डेवलप्ड एक सोशल मीडिया है, लेकिन टेलीग्राफ उस टाइम पे टेलीग्राफ होते थे। टेलीग्राफ, हेल्थ, और ये हमारे रोडवेज, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, एजुकेशन सेक्टर, ये सारे होते हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। 1 2 3 से बताओ कैसी थी। वेरी बैड, लेकिन इतना छोटा तो हम लिखेंगे नहीं, तो इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करो, हल्का सा, थोड़ा सा बड़ा करो। द हेल्थ केयर, द, हाँ बोल। वॉज वेरी बैड। Very good. They did not have anything. They did not have. They were lacking everything. They are lacking every sectors like health, infrastructure, roadways, railways, etc. Because there was no money to uplift the infrastructure sector at that particular period of time. Shabash. चलो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट वाज द बेसिक रीजन व्हाई इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर वाज नॉट शोइंग स्टिपेंडियस ग्रोथ। स्टिपेंडियस मतलब होता है फास्ट ग्रोथ। तो ऐसा क्या बेसिक रीजन था जिसकी वजह से इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखा पा रहा था। Shabash. The basic reason behind this was the lack of revenue, lack of income, lack of money, because Indian money was not sufficient to fulfill the requirement of infrastructure sector. Indians earned very less amount of money, and that also amount from that money also major proportion was gone to the Britishers, was there for Britishers to pay the taxes, and the leftover money whichsoever was left was spent on fulfilling the basic requirements of the persons. Basic requirements includes food, cloth, and shelter, and the amount was not spent on different sectors or different luxurious items or different sectors, including infrastructure sector, etc. Got my point? Question number four is, why airways was not affordable during British rules for Indians? Why? You tell me the answer behind this. Very good. They did not have proper technology, money, revenue, and we can also say that manpower. We can also add a point in this that the people in the colonial period was also not have the proper manpower. What is the meaning of manpower? हाँ, लेबर कह लो, या पायलट्स हो, एयर होस्टेस, ये भी तो नहीं थे, इनके लिए भी तो एजुकेशन चाहिए होती है। कोई थे ही नहीं, ना ही पायलट थे, ना ही एयर होस्टेस थी, कोई ना ही ड्राइवर्स थे, कोई भी ऐसे लोग भी नहीं थे। नेक्स्ट, what positive change could be seen by Britishers? What positive change was seen there? Tell me. Areas. Very good. The major contribution of the Britishers in our country was to introduce the railways. Apart from this, they have created different kinds of road which connects to different part of countries, or which connect one country, villager roads to the urban areas road, and to the national highways also. Okay. Last question is, what was selfish motive of Britishers while improving the infrastructure sector of nation? क्या selfish motive था ब्रिटिशर्स का हमारे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने में? Very- बोलो।
Excellent. They were not doing anything for uplifting the economy of our country. Rather than this, they were doing everything in order to uplift the condition of their country, that is Britain, and they were doing everything to make their country more stronger, not our country. They were not doing anything for selfless motive. They were doing everything for selfish motive. Got my point? तो आपने आज की लेक्चर के बाद ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स खुद दे दिए, तो दैट मीन्स आपको समझ आ गया। ओके।